नमस्कार दोस्तों, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 21st सेंचुरी की एक सुपर पावर, बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, इन्फ्लुएंस ऑन ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल एक्टिविटी, हॉलीवुड मूवीज, यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी अमेरिका से इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक अमेरिका पहुंचा कैसे कुछ ग्रुप्स ने एक सुपर पावर बना दी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात चल रही है 1400 से 1500 के बीच की, जब यूरोप के अंदर एक क्रेजी रेस लगी हुई थी। कौन पहले नया रूट, नई लैंड और नया पैसा ढूंढ लेगा। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, इंग्लैंड सब अटलांटिक के पार निकल पड़े थे, जिसे वो लोग न्यू वर्ल्ड बोलने लगे। स्पेन ने ज्यादा फोकस साउथ अमेरिका और मेक्सिको साइड पर किया। फ्रांस ने कनाडा के पार्ट्स पकड़ लिए और ब्रिटिश आ गए नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर, जहां से एक्चुअल अमेरिकन स्टोरी स्टार्ट होती है। 1607 में जेम्स टाउन, वर्जीनिया, ये पहली सक्सेसफुल परमानेंट ब्रिटिश कॉलोनी बनी। लोग गोल्ड ढूंढने निकले थे, लेकिन उनको बचाया टोबैको ने, जो उनका कैश क्रॉप बन गया। 1620 में एक ग्रुप आता है जिसे हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। ये मे फ्लावर शिप से मैसाचुसेट्स आते हैं, प्लायमाउथ कॉलोनी बसाते हैं और यहीं से एक एग्रीमेंट लिखते हैं जो अर्ली सेल्फ गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। टाइम के साथ टोटल 13 ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई। ऊपर न्यू इंग्लैंड, बीच में मिडिल कॉलोनीज, नीचे सदर्न कॉलोनीज। इकोनॉमी, क्लाइमेट, कल्चर सब अलग, लेकिन पेपर पर सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर। टेक्स्ट बुक में लैंड को अक्सर एम्प्टी या न्यू दिखाया जाता था, लेकिन रियलिटी ये है कि यही लैंड पे हजारों साल से नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रह रहे थे। यूरोपियंस के आने के बाद डिजीज, लैंड ग्रैब और वॉर्स ने इनकी पॉपुलेशन को तोड़ के रख दिया। यही फाउंडिंग का डार्क साइड है जो नॉर्मली हाईलाइट नहीं होता। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, कॉलोनीज ने अपनी अलग आइडेंटिटी डेवलप करनी स्टार्ट करी। लोकल असेंबलीज, टाउन मीटिंग्स, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करके लोकल लेवल पे लॉज बना रहे थे। मतलब डेमोक्रेसी का एक रॉ वर्जन चल रहा था। नॉर्थ साइड में ट्रेड, फिशिंग, छोटी फैक्ट्रीज, साउथ में बड़े बड़े प्लांटेशंस जहां स्लेवरी बेस्ड एग्रीकल्चर चल रहा था। ये सारी कॉलोनीज मिलके ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स दे रही थी और ब्रिटेन उनको फिनिश्ड गुड्स बेच रहा था। पूरा सिस्टम लंदन के फेवर में डिजाइन किया गया था। कॉलोनिस्ट खुद को ब्रिटिश सिटीजन मानते थे, तो नेचुरली उनको ब्रिटिश स्टाइल राइट्स भी चाहिए थे। प्रॉब्लम ये थी कि लंदन उन्हें ज्यादातर एक इकोनॉमिक मशीन की तरह ट्रीट कर रहा था, जहां प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था, उनका ओपिनियन नहीं। ये टेंशन बैकग्राउंड में चल रही थी, लेकिन फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के बाद ये लिटरली ब्लास्ट हो गई। मिड 1700s में नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा क्लैश हुआ, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, जिसे हम फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन जीत गया, लेकिन वॉर ने उनकी ट्रेजरी ऑलमोस्ट खाली कर दी। अब लंदन का लॉजिक सिंपल था, जिनके डिफेंस के लिए इतना खर्चा किया, उन्हीं कॉलोनी से पैसे वापस निकालो। यहीं से टैक्स का फुल चैप्टर स्टार्ट होता है। शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, टाउनशेंड एक्ट्स, शुगर, पेपर, टी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एवरीडे गुड्स, सब पर ड्यूटी लग गई। कॉलोनिस्ट को लगा कि उनका रोज का जीना महंगा हो रहा है, वो भी बिना उनकी कंसेंट के। कॉलोनिस्ट ने बोलना शुरू किया, टैक्स तो ले रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। डिसीजन हमसे बिना पूछे कैसे ले सकते हो। यहीं से आइकॉनिक लाइन आती है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। रिस्पॉन्सेस भी स्ट्रॉन्ग थे, बॉयकॉट्स, प्रोटेस्ट, ब्रिटिश गुड्स का पब्लिक रिजेक्शन। बॉस्टन, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज ग्रेजुअली पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गए। कैसा लगेगा? सोचो आप इंडिया में रहते हो, टैक्स दिल्ली डिसाइड करे, बट आपका एमपी पार्लियामेंट में हो ही ना। कैसा लगेगा भाई? वोट भी नहीं, आवाज भी नहीं, पर बिल भरने को बोल रहे हैं। ये तो पूरा स्कैम जैसा लग रहा है। प्रोटेस्ट देख के ब्रिटिश ने सोचा कि थोड़ा दिखाना पड़ेगा कौन बॉस है, तो स्पेशली बॉस्टन में एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेज दिए। स्ट्रीट पे सिविलियंस वर्सेस सोल्जर्स का कांस्टेंट टेंशन नॉर्मल हो गया। 1770 में एक ऐसी ही हीटेड सिचुएशन में क्राउड और सोल्जर्स टकरा गए, गोली चली, 5 लोग मरे। इस इंसिडेंट को बॉस्टन मैसेकर लेबल कर दिया गया और न्यूज़पेपर ने इनको फुल प्रोपेगेंडा और आउटरीच मशीन में कन्वर्ट कर दिया। 1773 में पार्लियामेंट ने टी एक्ट पास किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होता। कॉलोनिस्ट को लगा उनके ऊपर टी का मोनोपोली थोपा जा रहा है, तो रिएक्शन आया बॉस्टन टी पार्टी। कुछ रेबल्स नेटिव अमेरिकन का डिस्गाइज पहन के शिप्स पर चढ़ गए और हंड्रेड्स टी चेस्ट को डायरेक्टली समंदर में फेंक दिया। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि डायरेक्ट इकोनॉमिक अटैक था। ब्रिटिश सरकार का जवाब था इनटॉलरेबल एक्ट्स। बॉस्टन पोर्ट बैंड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ट्रूप्स को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई। उनका इंटेंशन था कॉलोनीज को डिसिप्लिन करना, बट ये स्टेप्स उल्टा बैकफायर हो गए। दूसरी कॉलोनीज ने सोचा, आज बॉस्टन को क्रश कर रहे हो, कल तुम्हारी बारी आ सकती है। इसी फियर और यूनिटी से पहला कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाया गया, जहां पहले टाइम 13 कॉलोनीज एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आई। आज के टाइम का एग्जांपल नहीं तो अगर वायरल सीसीटीवी फुटेज आ जाए जहां सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेस्टर्स पर फायर कर देते हैं, तो पूरे देश का मूड
चेंज हो जाता है। बॉस्टन मैसेकर उस टाइम का वही ट्रिगर पॉइंट था। 1774 का कॉन्टिनेंटल कांग्रेस सिर्फ कंप्लेन रजिस्टर करने की जगह नहीं था, ये एक प्रोटो नेशनल लीडरशिप थी जहां बॉयकॉट, पिटीशंस और कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस का प्रॉपर प्लान बना। अप्रैल 1775 में ब्रिटिश ट्रूप्स कॉलोनीज का वेपन स्टॉक सीज करने निकलते हैं, लेकिन लोकल मिलिशियास रेडी बैठे हुए थे। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में पहली गोली चलती है और जो मूवमेंट अब तक प्रोटेस्ट था वो फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर बनाया। वॉशिंगटन ने रैंडम लोकल मिलिशियास को धीरे धीरे डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर देके एक एक्चुअल आर्मी में ट्रांसफॉर्म किया। एक तरफ वॉर चल रही थी, लोग मर रहे थे, लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन तब भी था, फाइनल गोल है क्या? सिर्फ बेटर ट्रीटमेंट चाहिए ब्रिटिश से या कंप्लीटली अलग नेशन बनाना है? 1776 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हाफ मेजर्स नहीं चलेंगे, सीधा इंडिपेंडेंस डिमांड होगी। थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और भी लीडर्स मिलकर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट का आइडिया था नेचुरल राइट्स, लाइफ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और ये लिबर्टी की गवर्नमेंट का काम इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट ही ऑप्रेसिव बन जाए तो लोगों का राइट है सिस्टम को चेंज करने का। 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन अडॉप्ट होता है। ये सिर्फ लीगल पेपर नहीं था, एक आइडियोलॉजिकल बॉम्ब था जो ये बोल रहा था कि नेशन किंग के नाम पे नहीं, लोगों के नाम पे एग्जिस्ट करेगा। इसलिए 4 जुलाई आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल है, जिसको तुम अमेरिका की जन्म कुंडली भी बोल सकते हो, जहां उन्होंने ऑफिशियली लिख दिया कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। डिक्लेरेशन साइन करना इजी था, लेकिन असली मेहनत थी वॉर जीतने की। ब्रिटिश आर्मी ट्रेन थी, रिसोर्सेस अनलिमिटेड थे, जब अमेरिका के पास रैगटैग मिलिशियास थे और रिसोर्सेस की बड़ी कमी। 1777 में सराटोगा की विक्ट्री गेम चेंजर बनी। ये जीत ने फ्रांस को कन्विंस कर दिया कि अमेरिका के साथ अलायंस करना सेफ बेट है। फ्रांस ने पैसा, ट्रूप्स और नेवी दी, जिससे वॉर का बैलेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। वैली फॉर्ज में वॉशिंगटन की आर्मी ने ब्रूटल विंटर फेस किया, भूखंड, डिजीज, लेकिन वहीं पर उनको प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग मिली जो उनको प्रोफेशनल आर्मी बनाने में काम आई। 1781 यॉर्कटाउन में फ्रेंच नेवी ने सी ब्लॉक कर दिया। अमेरिकन फ्रेंच फोर्सेस ने ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस को पूरी तरह सराउंड कर लिया। सरेंडर के बाद प्रैक्टिकली वॉर खत्म हो गया था। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस से ब्रिटेन ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया। ये वो मोमेंट था जब पेपर पे एक नई कंट्री बॉर्न हो गई। अब 1783 के बाद चैलेंज था, इतनी अलग अलग कॉलोनीज को एक साथ कैसे चलाएंगे? आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन ये वीक सेंट्रल गवर्नमेंट ना बन जाए। हर स्टेट अपनी करेंसी चला रही थी, अपनी ट्रेड पॉलिसी बना रही थी। सोचो इंडिया में हर स्टेट अपने इंटरनेशनल डील्स खुद करे, दिल्ली बिल्कुल पावरलेस हो जाए। डेथ्स माउंटेन जैसे थे, सोल्जर्स को पेमेंट नहीं मिल रही थी, स्टेट्स के बीच ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, शेस रेबेलियन जैसे इवेंट्स ने एलीट क्लास को डरा दिया। अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं बना तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। 1787 फिलाडेल्फिया कन्वेंशन का ऑफिशियल बहाना था आर्टिकल को थोड़ा फिक्स करना, लेकिन एक्चुअली उन्होंने जीरो से नया सिस्टम लिख दिया, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर आइडिया था सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर डिवाइड करना, सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सब अलग अलग, ताकि चेक्स एंड बैलेंस बना रहे और कोई एक ब्रांच डिक्टेटर ना बन जाए। 1789 में सिस्टम लॉन्च हुआ, जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। 1791 में बिल ऑफ राइट्स ऐड हुआ, स्पीच, रिलीजन, थ्रेस, फेयर ट्रायल जैसे फंडामेंटल प्रोटेक्शंस को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। नया कॉन्स्टिट्यूशन पेपर पे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन रियल टेस्ट आया 1790s में विस्की रेबेलियन के रूप में। वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के फार्मर्स अपने ग्रेन को विस्की बना के बेच रहे थे, ये उनका मेन बिजनेस था। फेडरल एक्सरसाइज टैक्स लगने से उनका गुस्सा फूट पड़ा, उनको लगा फिर से दूरी की सरकार उन पर अनफेयर टैक्स थोप रही है। 1794 तक प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, टैक्स कलेक्टर्स को तरह तरह से थ्रेटन किया गया। वॉशिंगटन ने 10 से 20,000 मिलिशिया मोबिलाइज करके खुद मार्च किया और रेबेलियन बिना बड़ी लड़ाई के ही खत्म हो गई। क्लियर मैसेज गया, नई
अमेरिकन गवर्नमेंट मजाक नहीं है, लॉ इन्फोर्स करेगी। ये नो रूल्स वाला फ्रीडम का मॉडल नहीं चलेगा। एक तरफ डिक्लेरेशन में ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल लिखा, दूसरी तरफ मिलियंस एनस्लेव्ड अफ्रीकन फोर्स लेबर कर रहे थे। ये अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्ट्रोडिक्शन था। सदर्न इकोनॉमी प्लांटेशंस और स्लेवरी पे कंप्लीटली डिपेंड थी। यही टेंशन आगे चलकर सिविल वॉर का सीड बन गई। फ्रीडम के साथ एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही फाउंडिंग डीएनए में एम्बेड हो गए। 1803 में लुइसियाना परचेज से अमेरिका ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर टेक्सास, ओरेगन, कैलिफोर्निया। मैनिफेस्ट डेस्टिनी आइडिया के साथ कि गॉड ने अमेरिका को पूरे कॉन्टिनेंट पर फैलने का मैंडेट दिया है। हर नई टेरिटरी के साथ बड़ा सवाल, यहाँ स्लेवरी अलाउड होगी या फ्री स्टेट बनेगा। मिजूरी कॉम्प्रोमाइज, 1850 कॉम्प्रोमाइज, कैंसस नेब्रास्का एक्ट, ये सारे टेम्पररी फिक्सेस थे। ब्लीडिंग कैंसस लिटरली मिनी सिविल वॉर बन गया। लोग सिर्फ स्लेवरी वोट के लिए मरने मारने लग गए। लुइसियाना परचेज के तुरंत बाद जेफरसन का सवाल था, हमने इतना बड़ा लैंड खरीदा, इसमें एक्चुअली क्या क्या है? आंसर के लिए लुइस एंड क्लार्क एक्सपेडिशन भेजी गई। 1804 से 1803 में उन्होंने मिजूरी रिवर फॉलो किया, रॉकी माउंटेन्स क्रॉस किए। पैसिफिक तक पहुंचने में उनको 8000 माइल्स का एपिक जर्नी कवर करना पड़ा। ज्योग्राफी, प्लांट्स, एनिमल्स, नेटिव ट्राइब्स सब डॉक्यूमेंट किया, जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का ब्लूप्रिंट बन गया। रोमांटिक डिस्कवरी के पीछे गवर्नमेंट को क्लियर मैप मिल गया वेस्ट ऑक्यूपाई करने का। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का सबसे पेनफुल चैप्टर था इंडियन रिमूवल। 1830 में इंडियन रिमूवल एक्ट ने प्रेसिडेंट को पावर दी ईस्टर्न ट्राइब्स को मिसिसिपी वेस्ट शिफ्ट करने की। चॉकटॉ क्रीक, शिरोकी जैसे ट्राइब्स टारगेट बने। 1838 से 1839 में 16,000 शिरोकी को फोर्सफुली मार्च कराया गया। 4,000 लोग डिजीज, ठंड, भूख से मर गए। इस जर्नी को ट्रायल ऑफ टीयर्स बोला गया। ये दिखाता है लैंड ऑफ लिबर्टी नेटिव अमेरिकन के लिए कितना वायलेंट और अनजस्ट था। 1860 में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने स्लेवरी को नई टेरिटरीज में रोकने की कोशिश की, लेकिन साउथ कैरोलिना के 11 स्टेट्स ने अलग कॉन्फेडरेट स्टेट्स बना लिए। 1861 में इसी तरीके की एक सिविल वॉर हुई नॉर्थ और साउथ के बीच। वॉर इतना ब्रूटल था कि लाखों लोग उसमें मारे गए थे। 1863 में मैनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने वॉर को स्लेवरी के खिलाफ मॉरल फाइट बना दिया। गेटिसबर्ग विक्ट्री के बाद 1865 में कॉन्फेडरेसी हार गई। 13th अमेंडमेंट से स्लेवरी खत्म, लेकिन इसी साल लिंकन की हत्या हो गई। रेजरेक्शन का गोल था साउथ रिबिल्ड करना और फ्रीड स्लेव्स को राइट देना। 14th अमेंडमेंट सिटीजनशिप, 15th वोटिंग राइट्स। लेकिन रियलिटी में ब्लैक कोर्स, जिम क्रो लॉस, के वायलेंस ने सेग्रीगेशन फिक्स कर दिया। ये स्ट्रगल 1960s सिविल राइट मूवमेंट्स तक चला। आज भी रेस यूएस पॉलिटिक्स का सेंट्रल फॉल्ट लाइन है। 19th सेंचुरी एंड तक रेल रोड्स, सील ऑयल ने अमेरिकन, एक तरफ ये सारी वॉर्स, राइट्स, लॉज अमेंडमेंट्स चल रहे थे और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सुपर पावर और इमिग्रेशन का एक ब्लास्ट सा चल रहा था। 19th सेंचुरी के एंड तक रेल रोड्स, स्टील, ऑयल ने अमेरिका को इंडस्ट्रियल जाइंट बना दिया। यूरोप, एशिया से मिलियंस इमिग्रेंट्स आए, यहीं अमेरिकन ड्रीम सॉलिड हुआ। लेकिन इनइक्वालिटी भी एक्सट्रीम थी। चाइल्ड लेबर, अनसेफ फैक्ट्रीज, रिस्पॉन्स में लेबर यूनियंस, स्ट्राइक्स, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आए। वुमेन राइट्स मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, पहले एंटी स्लेवरी फिर वोटिंग राइट्स पे फोकस। वर्ल्ड वॉर 1 में वुमेन ने फैक्ट्रीज चलाई। 1920 19th अमेंडमेंट से वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका की लेट एंट्री से एलाइज जीते। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद एफडीआर न्यू डील ने वेलफेयर स्टेट बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस अनटच्ड न्यूक्लियर पावर ग्लोबल सुपर पावर बन गया। 1945 से 1991 में कोल्ड वॉर, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, एंडर सिविल राइट्स, एमएलके ब्राउन वर्सेस बोर्ड, 1964 एक्ट, हॉलीवुड जीन्स, सॉफ्ट पावर ग्लोबल। वर्ल्ड वॉर 1 में लेट एंट्री से एलाइज जीते। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद एफडीआर न्यू डील ने वेलफेयर स्टेट बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस अनटच्ड न्यूक्लियर पावर ग्लोबल सुपर पावर बन गया। और आज, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा था कि कैसे आज के टाइम पे यूएस एक सुपर पावर है, ऑलमोस्ट हर ग्लोबल एक्टिविटीज में उनकी नजर रहती है और इन्फ्लुएंस भी रहता है। हमारे फोन से लेके हमारे ड्रेसिंग स्टाइल तक सब में अमेरिकन स्टाइल, अमेरिकन इन्फ्लुएंस झलकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।